नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी कहानी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें कि हमने 11 कहानियाँ की थी। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें चैनल पर विज़िट करके। बाकी बची हुई कहानियों को हम आज करेंगे। इसमें हम शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं ताकि जो है आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीज़न हो सके। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। कहानी का प्रकाशन वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है उसके साथ, क्योंकि जो है सीरियल क्रम से जो है बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार जो है सीरियल से क्रमवार ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो जितनी भी कहानी सिलेबस में लगी हुई है, कहानीकार जो सिलेबस में लगे हुए हैं उन्हें मैंने क्रमवार लिख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, और यह कहाँ जो है प्रकाशित हुई है? छत्तीसगढ़ पत्रिका में जो है यह प्रकाशित हुई है, और इसका वर्ष क्या है? 1901 में जो है यह प्रकाशित हुई है। तो अगर क्रम आता है तो आप याद रखें, अगर एक टोकरी भर मिट्टी उसमें पूछा गया है तो सबसे पहले एक टोकरी भर मिट्टी जिसमें आएगा वही जो है आपका सही क्रम अनुसार आंसर हो जाएगा। दूसरा है चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसको बंग महिला ने लिखा है, और इसको प्रकाशन जो हुआ है कहाँ पे हुआ है? सरस्वती पत्रिका में। कौन से वर्ष में हुआ है? 1904 में। इसके बाद है दुलाई वाली का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1907 में किया गया है। देखिए, इसके बाद जो है हम बाकी बची हुई कहानियाँ भी एक्सप्लेन के साथ करेंगे, जैसे कि हमने पहली वीडियो में की है सारी की सारी जो कि बची हुई कहानियाँ हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कहानी 4 है दुनिया का अनमोल रत्न, जिसको ज़माना पत्रिका में प्रकाशित किया गया 1907 में, ठीक है। इसके अलावा दुनिया का अनमोल रत्न जो है वो कहाँ प्रकाशित हुई थी? इससे पहले वो सोजे वतन जो है कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी, जिसको कि अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। जो सोजे वतन कहानी संग्रह था उसमें 5 कहानियाँ संकलित थी, ठीक है। उसके बाद जो है इसको बाद में अलग से प्रकाशित किया गया। माफ़ कीजिएगा। नंबर 5 पे है कानों में कंगना, जिसको इंदु पत्रिका में प्रकाशित किया गया 1913 ईस्वी में। 6 कहानी उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है 1915 ईस्वी में, ठीक है। उसने कहा था के बाद आएगा आकाशदीप कहानी, जो कि भारती भंडार में प्रकाशित हुई है 1929 ईस्वी में, और आकाशदीप कहानी जो है आकाशदीप कहानी संग्रह में ही संग्रहित है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य की अगर मैं बात करूं तो जैनेन्द्र की कहानी है, और कहाँ प्रकाशित हुई है? विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है 1929 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद ईदगाह ईदगाह चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है 1933 में। आगे आता है गैंग्रीन विपकथा जो किताब है उसमें प्रकाशित हुई थी 1990 में, लेकिन गैंग्रीन जो है 1929 में, गैंग्रीन जो है 1929 में पहले जो है रोज़ नाम से प्रकाशित हुई थी, और 1990 में इसे दोबारा 5वें संस्करण में जो है गैंग्रीन नाम से प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो पहले रोज़ नाम से थी ये। आगे है कहानी राही कहानी का जो है मुझे मिलानी है कि कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अगर आपको मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1947। उसके बाद आता है सिक्का बदल गया जो है प्रतीक कहानी पत्रिका में प्रकाशित है, और 1948 में जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद आता है राजा निर्बंसिया कहानी जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है उसकी मुझे जानकारी नहीं मिली, और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1957 है। आगे देखिए परिंदे कहानी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है 1957 ईस्वी में। इसके बाद लाल पान की बेगम कहानी पत्रिका में प्रकाशित की गई है 1957 में। उसके बाद चीफ की दावत जो है 1957 में प्रकाशित है। चीफ की दावत के बाद आता है कोशिका घटवार, जो हैदराबाद से प्रकाशित हुई है कल्पना कल्पना जो है पत्रिका में 1958 ईस्वी में। इसके बाद तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम
यह प्रकाशित हुई है कहानी पत्रिका में 1959 में। इसके बाद आता है पिता। पिता कहानी जो है पहल पत्रिका में प्रकाशित हुई है 1968 में। और इसके बाद इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर कहानी 1970 में, और अमृतसर आ गया है 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो अगर हम इसे क्रमवार लगाते हैं तो इस प्रकार हमारा क्रम कुछ ऐसा दिखता है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके कहानीकार की तरफ। कहानीकार को भी मैंने उनके जन्म वर्ष के अनुसार क्रमवार रूप में लगा दिया है। तो देखिए, कहानीकार, जन्म और मृत्यु। तो कहानीकार का नाम क्या है? माधव सिप्रे। ठीक है, माधव सिप्रे इनका नाम है। और जो सबसे पहले आते हैं अगर क्रमवार आपसे पूछा जाता है तो अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म है 19 जून 1871 में, और इनकी मृत्यु 13 अप्रैल 1926 को हो गई थी। इसके अलावा प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936। प्रेमचंद के बाद नंबर 3 पे आती है राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म वर्ष है 1882 ईस्वी और मृत्यु जो है 1951 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनका जन्म काल अगर मैं लगाऊं, जन्म और मृत्यु दोनों, तो 1882 से 1951। नंबर 4 पर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म काल क्या है? 7 जुलाई 1883 से 11 सितंबर 1922। नंबर 6 पे आते हैं जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म काल 30 जनवरी 1889 से 15 नवंबर 1937 है। नंबर 6 पे आते हैं राजा राधिका रमन प्रसाद, जिनका समय 10 सितंबर 1890 से 24 मार्च 1971 है। नंबर 7 पर सुभद्रा कुमारी चौहान, 16 अगस्त 1904 से 15 फरवरी 1948। इसके बाद आते हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार का समय अगर मैं बात करूं तो जैनेंद्र कुमार 2 जनवरी 1905 से 24 दिसंबर 1988। आगे जी हैं 7 मार्च 1911 से, उनका जन्म जो है 1911 है। तो उनका अगर हम जन्म काल की बात करें तो 7 मार्च 1911 से 1987। भीष्म सहानी 8 अगस्त 1915 से 2003। फणीश्वर नाथ रेणु 4 मार्च 1921 से 11 अप्रैल 1977। हरिशंकर परसाई 12 अगस्त 1924 से 10 अगस्त 1995। और इसके बाद जो है कृष्णा सोबती 18 फरवरी 1925 से 25 जनवरी 2019। निर्मल वर्मा दे 3 अप्रैल 1929 से 25 अक्टूबर 2005। और अंतिम है कमलेश्वर 6 जनवरी 1932 से 27 जनवरी 2007 तक। ठीक है, तो ये थे कहानीकार क्रमवर्ष के अनुसार। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं अपनी बची हुई कहानियों का क्रम शुरू। तो सबसे पहले जो है 12 नंबर पे आती है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी के प्रकाशन वर्ष की अगर मैं बात करूँ तो सन 1948 जुलाई। और इसकी कहानीकार कौन है? कृष्णा सोबती। ठीक है, इससे पहले की कहानियाँ मैं पहले पार्ट में आपको करा चुकी हूँ, पहले भाग में। तो सिक्का बदल गया कहानी के बारे में देखते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स में फटाफट। इस कहानी का प्रकाशन सर्वप्रथम प्रतीक पत्रिका में हुआ है। प्रकाशित जो संग्रह है वो किस में है? कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो बादलों के घेरे में 1980 में जो है इसको प्रकाशित किया गया है। लेकिन अगर अलग बात करें तो 1948 है जो इसका प्रकाशन वर्ष है। और कहानी संग्रह क्या है? बादल के घेरे में। बादल के घेरे में कहानी संग्रह में 24 कहानियाँ थी। ठीक है, अगर मैं इन 24 के नाम रखती तो वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये बता दिया है कि कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ थी। ठीक है, यह जो कहानी है सिक्का बदल गया, यह विभाजन के दौर पर आधारित है। विभाजन के दौर को दर्शाती है कि उस समय जो है लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उन्हें किस तरह से जो है प्रताड़ित किया गया था। ठीक है, शाहानी जो कि इस कहानी की मुख्य पात्र हैं, वहाँ से कहानी शुरू होती है जब शाहानी जो है चिनाब नदी से नहाकर अपने घर जाती है। तो यह आरंभिक पंक्तियाँ हैं जो मैंने इसमें ली है। इसके अलावा देखिए आगे विभाजन के विस्थापन के दर्द की यह कहानी है। ठीक है, जो है
भारत का विभाजन होता है, जिसके कारण विभाजन जो शाहानी है उसको पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत से लोग थे जिनको ये दर्द झेलना पड़ा था। उसी पर आधारित है कहानी सिक्का बदल गया। आगे है अविभाजित कश्मीर में चिनाब के तट स्थित जबलपुर की कथा है ये। ठीक है, तो स्थान आपसे पूछा जा सकता है, तो चिनाब के तट स्थित जबलपुर। आगे देखिए, विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन है। जो शाहानी है उसके जो पति हैं शाहाजी, उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण जो है उन्हें ये सब भोगना पड़ता है। आगे देखिए, अब बात करें अगर हम इनके पात्रों की, तो जो शाहानी है वो जमींदार शाहाजी की पत्नी है, यानी कि काफ़ी धनी इंसान है शाहानी। उसके बाद है शेरा हसना का पति, शाहानी का कामगार। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मुख्य पात्रों की, तो मुख्य पात्रों में यही दो होते हैं, एक शाहानी और एक शेरा। शेरा को वो अपने बच्चे की तरह मानती है। ठीक है, तो ये दो मुख्य पात्र हैं इसमें। आगे देखिए, गौण पात्र में हसैना शेरा की पत्नी, फिरोज शाह और हसैना कौन है? शेरा की पत्नी है, जो फिरोज शाह और शेरा को भड़काती है। किसके लिए भड़काती है? शाहानी को परेशान करने के लिए, उसकी हत्या के लिए। ठीक है, इसके अलावा जैना, जो कि शेरा की स्वर्गीय माँ है, उसका भी जिक्र इसमें होता है। इसके अलावा नवाब बीवी, बेगू पटवारी, जौलदार, दाऊद खां, इंस्पेक्टर इस्माइल और रसूली आदि नाम भी इसमें पात्रों के आते हैं। ठीक है, कहानी नंबर 13 देखिए, राजा निर्बंसिया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। और अगर मैं बात करूँ कहानीकार की, तो कमलेश्वर जो है इसके कहानीकार हैं। राजा निर्बंसिया कहानी कमलेश्वर की पहली कहानी संग्रह में संकलित है, जिसमें 7 कहानियों का संग्रह किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें जगपति और चंदा, जो कि मैनपुरी में रहते हैं, एक निसंतान जोड़े की कहानी है। अब अगर हम बात करें इसके पात्रों की, तो इसमें पात्र कौन कौन है? तो देखिए, इसमें 2 कहानियाँ समानांतर चलती हैं। ठीक है, एक राजा निर्बंसिया की कहानी और दूसरी ये जगपति की कहानी। ठीक है, तो पात्र देखते हैं हम। पहला है जगपति। जगपति कौन है? कथावाचक का स्कूल का दोस्त है, जिसके बारे में वो उसे बता रहा है इस कहानी में, जिसके जीवन के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा चंदा का पति। ठीक है, चंदा कौन है? जगपति की पत्नी है। इस कहानी के मुख्य पात्र आप कह सकते हैं। इसके बाद है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह कौन है? अस्पताल का कंपाउंडर है, जिसका तबादला हो गया है अब मैनपुरी के अस्पताल में। उसके बाद आता है राजा निर्बंसिया। यह एक राज्य की संतानहीन राजा और संतानहीन राजा है, राजा निर्बंसिया। ठीक है, तो इस तरह से जगपति और राजा निर्बंसिया की तुलना की गई है, और इन दोनों की कहानी जो है समानांतर इस कहानी में चलती है। ठीक है, राजा निर्बंसिया क्या करते हैं? मेहतरानी के बुरा कहने पर जो है अपने राज्य का त्याग कर देते हैं और राज्य को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद आता है रानी। रानी क्या है? रानी जो है कुल देवता के मंदिर में सतीत्व की परीक्षा देती है, और बाद में वो 2 बच्चों को जन्म भी देती है, 2 पुत्रों को जन्म देती है, और राजा से मिलने के लिए भटियारिन का रूप धारण कर कर भी जाती है। अगर बात करें हम इसमें गौण पात्रों की, तो कथावाचक की माँ जमुना सुनार, चाची मुंशी जी, मेहतरानी, बंसी किराने वाला, सुदर्शन दर्जी, हंसराज, पंजाबी और दयाराम आदि के नाम आते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में कि यही पात्र हैं। अगर बात करें हम इस कहानी की कथानक की, तो यह जो कहानी है लोक कथानक पर आधारित है। इसमें प्राचीन और आधुनिक 2 समानांतर कहानियाँ चलती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जगपति और राजा निर्बंसिया की कहानी जो है समांतर रूप से चलती है। इसके बाद है जगपति जो है वो जगपति ने अफीम और तेल पीकर आत्महत्या की थी। ठीक है, आत्महत्या क्यों की थी, ये आपको जो है कहानी की सारी डिटेल पढ़कर ही समझ आएगा। क्योंकि जो वो है वो जगपति वो समझता था कि जो उसकी पत्नी चंदा है उसका बच्चन सिंह के साथ जो है संबंध है, और वो उसे धोखा दे रही है, जिस वजह से वो उसे निकाल देता है, और बाद में जो है पश्चाताप में वो अफीम और तेल पीकर अपनी हत्या कर लेता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि वो गलत था। ठीक है, तो ये सारी कहानी है जो जिसके इर्द गिर्द कथानक घूमता है। जगपति करता क्या था? जगपति वकील था। ठीक है, वकील के यहाँ पे क्या था? महरीर था।
मरते वक्त जगपति 2 पत्र छोड़ता है, एक चंदा के लिए और दूसरा कानून के लिए, जिसमें वो चंदा से माफ़ी मांगता है और कानून के लिए भी एक पत्र छोड़ता है। ठीक है। आगे है, चंदा पर बच्चन सिंह के साथ गर्भवती होने का आरोप लगता है। अंत में मधुसूदन के साथ सूचना मिलती है उसके जाने की। जब चंदा पर बच्चन सिंह के साथ गर्भवती होने का आरोप लगता है तो चंदा यह सहन नहीं कर पाती और वो जो है चली जाती है। ठीक, तो ये कहानी है राजा निर्बंसिया की। अगर मैं संक्षिप्त में आपको राजा निर्बंसिया की कहानी बताऊं तो राजा निर्बंसिया में जो है जगपति और राजा निर्बंसिया दोनों की कहानी चलती है। जगपति जो है वो काफ़ी बीमार हो जाता है, जिसके कारण चंदा उसे जो है अस्पताल में एडमिट कराती है, जहां उसकी बीमारी का खर्चा उठाने के लिए उनके पास आर्थिक रूप से वो समृद्ध नहीं है। तो चंदा क्या करती है, जगपति की बीमारी का खर्चा उठाने के लिए अपने हाथों के सोने के कंगन जो है बेचने का निर्णय करती है। और बच्चन सिंह उसी अस्पताल में कंपाउंडर है, जो कि जगपति के देखभाल करता है। और चंदा जो है कंपाउंडर बच्चन सिंह को ही जो है कड़ा देने जाती है, जिस वजह से वहाँ पे जो है अफवाह होती है कि जो चंदा और बच्चन सिंह है उन दोनों का संबंध चल रहा है, जिससे जगपति बहुत ही परेशान होता है और इसके कारण वह चंदा पर लांछन भी लगाता है, जिससे दुखी होकर जो है चंदा चली जाती है। और उसके बाद जो जगपति है अकेला रह जाता है। बाद में जो है उसे समझ आती है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है चंदा पर वो भरोसा ना करके, और उसके बाद वो जो है अपनी हत्या स्वयं कर लेता है और उस 2 पत्र छोड़ता है, जिसमें एक पत्र 2 पत्र छोड़ता है, एक चंदा के नाम और दूसरा पुलिस के नाम। ठीक है। जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। और कहानी का कंटेंट तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट नोट करा रही हूँ, शॉर्ट कंटेंट करा रही हूँ। मैं आपको डिटेल में नहीं करा सकती। अगर टाइम होता तो डिटेल में हम ज़रूर करते पूरा। आगे देखिए, कहानी नंबर 14, परिंदे। परिंदे कहानी किसकी है? निर्मला वर्मा की है और इसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। अगर बात करूँ मैं इसके प्रकाशन की कहाँ हुआ, तो इसका प्रथम प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था। ठीक है। ये कौन कहा कहानी संग्रह में 1959 में जो है इसको कहानी संग्रह में संकलित किया गया। कहानी संग्रह की अगर मैं बात करूँ तो परिंदे कहानी संग्रह का नाम भी परिंदे ही है। ठीक है। नामवर सिंह ने इसे नई कहानी की पहली कृति माना है, यह महत्वपूर्ण है। नामवर सिंह ने किसको पहली कृति माना है? परिंदे को पहली कृति माना है। अगर बात करें इसके पात्रों की, क्योंकि पात्र पूछे जाते हैं, तो पहला पात्र है लतिका, इस कहानी की मुख्य पात्र, जो कि एक शिक्षिका है। ठीक है। शिमला में शिक्षिका है एक स्कूल में। इसके बाद आते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट, जो संगीत के शिक्षक हैं। डॉक्टर मुखर्जी, वो अध्यापक भी हैं और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है। गौण पात्रों में अगर मैं बात करें तो करीमुद्दीन, जो कि नौकर है उस स्कूल में। मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल है, जिसको ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। इसके बाद फादर एलमंड, जो कि चैपल के पादरी हैं। और इसके अलावा जूली और सुधा 2 छात्राएं हैं, जिनमें से जो जूली है वो सैनिक के प्यार में पड़ी हुई है। ठीक है। यानी कि सैनिक से प्यार करती है। कौन प्यार करती है आपसे पूछा जा सकता है, तो जूली जो है वो सैनिक से प्यार करती है और सुधा उसी की सहेली है। ठीक है। तो ये है इस कहानी के पात्र। इस कहानी की अगर मैं बात करूं कि इसमें केंद्रीय क्या है, तो केंद्रीय भाव की इसमें मध्यम वर्गीय अकेलापन दिखाया गया है। जो इस कहानी की मुख्य पात्र है लतिका, वो भी एक सैनिक से प्यार करती थी, लेकिन उसकी जो है मृत्यु हो चुकी है युद्ध में। और उसके बाद वो वहाँ पे नौकरी कर लेती है शिमला में और वहीं रहने लगती है, जहाँ कुछ दूर रेजिमेंट है, ठीक है, सेना का, जहाँ पे वो अपने प्यार से मिली थी, जो अब उसके जीवन में नहीं है। और उसी के अकेलेपन पे आधारित है ये कहानी। अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार आपको ये कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है। प्रश्न 15 देखिए, 15वीं कहानी है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम प्रकाशन वर्ष 1957, लिखा किसने है? वनीश्वरनाथ रैनू जी ने। और इसका प्रथम प्रकाशन कहाँ हुआ है? कहानी पत्रिका में, जनवरी 1957 में। 1959 में जो है इसको कहानी संग्रह ठुमरी में संकलित किया गया।
ठीक है। 57 में इसका प्रकाशन वर्ष है और 59 में इसको ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित किया गया, जिसमें 9 कहानियों का प्रकाशन हुआ था। यानी कि उस कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं? 9 कहानियां हैं। आगे देखिए, आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री के आत्म अभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। ठीक है। इसमें कुछ टोले हैं जिनका नाम आता है बार बार, जो कि पूछे भी जाते हैं। तो पहला है कुरमा टोली, दूसरा है बबुआन टोली, तीसरा कोयरी टोली और चौथा है मल्धिया टोली। तो देखिए, जो इस कहानी के मुख्य पात्र है वो कहाँ रहते हैं? वो कुरमा टोली में रहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण है कि इसमें से कौन सी टोली है जिसमें जो है मुख्य पात्र रहते हैं। आगे कुछ स्थानों के नाम आते हैं, जैसे कि सिमराहा का सरकारी कूप, गुलाब बाग मेला, मोहनपुर होटल बंगला। ठीक है, इन स्थानों का जिक्र किया गया है। अब बात करें हम इसके पात्रों की, तो इसके पात्र कौन है? सबसे पहले है बिरजू की माँ, जिसे लालपान की बेगम कहा गया है, जो इस कहानी का जो है शीर्षक भी है। ठीक है, लालपान की बेगम जो कि बलरामपुर में नाच देखने जाना चाहती है, एक स्वाभिमानी स्त्री है। ठीक है, और वो अपने साथ किस किस को लेके जाती है? जंगी की पतोहू, राधे की बेटी सुनरी, लरेना की बीवी, उन सबको जो है अपनी गाड़ी में बिठाती है और नाच देखने के लिए जाती है। इसके अलावा है बिरजू के बप्पा, जो कि मल्दिया टोली के मियाँजान से गाड़ी लेकर आते हैं। ठीक है, कहानी में जो है बिरजू के पप्पा कहाँ से लेके आते हैं गाड़ी? मल्दिया टोली से, और खुद कहाँ रहते हैं? कुरमा टोली में रहते हैं। ठीक है, बिरजू के पप्पा ने सर्वे सेटलमेंट में 5 बीघा जमीन हासिल की है। जमीन भी आपको याद रखनी है, कितनी है? 5 बीघा। और वो जो है बिरजू की माँ को नाच दिखाने का वादा करता है। इसके अलावा एक और पात्र है जो है बिरजू। ठीक है, बिरजू कौन है? 7 वर्षीय बच्चा है। ठीक है, जिसकी माता को जो है लालपान की बेगम कहा जाता है। चंपिया बिरजू की बहन है, जिसकी आयु 10 वर्ष है। अगर हम बात करें गौण पात्रों की, तो जंगी की पतोहू, जो कि रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, इस कहानी में जो है जो मुंहफट है, मतलब हर किसी से झगड़ा करती है, और एक निडर लड़की निडर दिखाया गया है जिस पात्र को, वो है जंगी की पतोहू। ठीक है, कुरमा टोली की है यह, और जो उसकी ससुर है वो क्या है? चोर है, और पति उसका डकैत है, और वही जो है उसे बिरजू की माँ को लालपान की बेगम का खिताब देती है। इसके बाद आता है मखनी फुआ। मखनी फुआ कौन है? जो कि बिरजू के पड़ोस में रहती है। ठीक है, तम्बाकू की शौकीन है। जब वो सब लोग मिलकर बलरामपुर नाच देखने जाते हैं, तो वो मखनी फुआ को ही घर पे छोड़ के जाते हैं, और उनके साथ बहुत सारा तम्बाकू छोड़ते हैं, ताकि जो मखनी फुआ है वो परेशान ना हो। और मखनी फुआ तम्बाकू की शौकीन भी है, तो वो तम्बाकू देखकर खुशी खुशी रहने का मान जाती है। इसके अलावा बाबू साहब का जिक्र आता है। बाबू साहब कौन है? वहाँ के जमींदार है, जिनके पास सबसे ज़्यादा जो है ज़मीन है। ठीक है, इसके बाद है 16वां चीफ की दावत। 1457 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। भीष्म साहनी जी ने इसे लिखा है, और भीष्म साहनी जी का जन्म वर्ष 1915 है। ठीक है, यह साहनी जी के अगर साहनी जी के पहले कहानी संग्रह की बात करें, तो भाग्यरेखा कहानी संग्रह जो है भीष्म साहनी जी का प्रथम कहानी संग्रह है। लेकिन चीफ की दावत जो है वो पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है, जो 1957 में प्रकाशित हुआ है। और पहला पाठ कहानी संग्रह साहनी जी का दूसरा कहानी संग्रह है। इसमें कितनी कहानियां हैं? तो इसमें कुल 15 कहानियों का संग्रह किया गया है। अगर हम बात करें इसके पात्रों की, तो श्यामनाथ मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति है, जिसके जीवन में दिखावा बहुत है। ठीक है, वास्तविकता से जो काफ़ी दूर रहता है, हर वक्त दिखावे की जिंदगी जीता है। उसके बाद है बूढ़ी माँ। श्यामनाथ की निरक्षर विधवा माँ है, जिसके पास पारंपरिक भारतीय माता का विराट हृदय है, जो अपने बेटे की खुशी चाहती है और जिसके लिए वो पूरा प्रयास करती है। इसके बाद आता है चीफ। चीफ कौन है? अमेरिका और श्यामनाथ का बॉस है, जो काफ़ी हृदय से काफ़ी अच्छा व्यक्ति है, जो श्यामनाथ की माँ से बहुत ही आदर से और प्रेम से मिलता है, और उनसे जो है पाकिस्तान जो पंजाब में जो गाते हैं उसको सुनने की गुजारिश करता है, और
फुलकारी के लिए भी कहता है। ठीक है, गौन पात्र की अगर बात करें तो श्यामनाथ की पत्नी है। पत्नी भी जो है श्यामनाथ की तरह दिखावे का जीवन जीती है और वह पति की तरक्की के लिए जो चीफ है उसकी खुशामद भी करती है। ठीक है, तो ज़्यादा पात्र नहीं है इसके, श्यामनाथ, बूढ़ी माँ, चीफ। इसके अलावा चीफ की पत्नी का भी जिक्र है जो कि वहाँ की स्त्रियों का आकर्षण का केंद्र बनती है, और गौण पात्र में श्यामनाथ की पत्नी। ठीक, अगर इसमें बात करूँ मैं, इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, तो इसमें आधुनिक परिवार में वृद्धों की किस प्रकार उपेक्षा की जा रही है, पारिवारिक जीवन में विघटन को प्रदर्शित करती है, और पारंपरिक भारतीय माता का विराट हृदय एवं ममत्व की कहानी इसमें दिखाई गई है। आधुनिक परिवारों में वृद्धों की उपेक्षा की जाती है, ये इस कहानी में दिखाया गया है, क्योंकि जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं श्यामनाथ, वह अपनी माँ को जो है आदर सम्मान से नहीं रखते हैं, बल्कि वो उन्हें एक वस्तु की तरह जो है ट्रीट करते हैं, एक वस्तु की तरह उनका प्रयोग करते हैं। पहले वो उन पे गुस्सा होते हैं, उन्हें जो है अड़चन समझते हैं कि चीफ घर पे आएंगे तो वो देखेंगे माँ को तो वो क्या सोचेंगे, और उन्हें छुपाने की हर संभव कोशिश करते हैं चीफ और उनकी पत्नी। लेकिन अंत में जो चीफ है वो उनकी माँ से ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये देखकर जो श्यामनाथ है उनका जो व्यवहार है वो अपनी माता के प्रति बिल्कुल बदल जाता है, और वो चीफ के सामने अपनी माता की जो है खुशामद करने लगते हैं, क्योंकि जो है वो अपना हर तरह से जो है अपनी तरक्की चाहते हैं, इसलिए। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। वास्तविकता ये थी कि वो उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे, उन्हें जो है बिल्कुल भी आदर सम्मान नहीं देते थे। जो उन्हें सबसे बड़ी परेशानी लग रही थी वही उनके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होती है, क्योंकि चीफ जो है उनकी माँ से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और श्यामनाथ जो अपनी माँ का बिल्कुल सम्मान नहीं करता, अपनी तरक्की के लिए अपनी माँ को फोर्स करता है कि वो चीफ के आगे गाना गाए, जबकि उसकी माँ जो है नहीं गाना चाहती, और ना ही उसको जो है फुलकारी बनाने की अब इतनी कोशिश करती है। वो कहती है कि वो फुलकारी नहीं बना सकती क्योंकि उसकी उम्र हो गई है। लेकिन श्यामनाथ जो है वो अपनी माँ के विषय में ना सोचकर अपनी तरक्की के विषय में सोचता है, और अपनी माँ को खरी खोटी सुनाने लगता है कि तुम मेरी तरक्की नहीं चाहती, जो तुम फुलकारी नहीं बना रही हो। और उसकी माँ, जिसमें कि भारतीय माता का विराट हृदय दिखाया गया है, वो अपने बच्चे की तरक्की के लिए हर चीज़ के लिए खुशी खुशी मान जाती है, और अपने साथ हुए अपमान को वो भूल जाती है। वो सिर्फ अपने बेटे की तरक्की चाहती है। ठीक है, तो ये कहानी है चीफ की दावत की। इसमें चीफ दावत पे आते हैं और उसी के इर्द गिर्द जो है इस कहानी का कथानक आधारित है। अगली कहानी है कोसी का घटवार, जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 है और लिखा जिसे शेखर जोशी ने है। ठीक है, कोसी के घटवार कहानी की अगर मैं बात करें तो यह कहानी कोसी का घटवार कहानी संग्रह में संकलित हुई है, और जिसमें 10 कहानियों का संग्रह किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या है प्रमुख बिंदु, तो इसमें लक्ष्मी गुसाई की अधूरी प्रेम कहानी है, फ्लैशबैक का प्रयोग किया गया है, पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग है, मतलब मिहिल वन और दाडिम के वृक्षों का वर्णन है, पहाड़ों के पलायन की समस्या का भी उल्लेख इसमें किया गया है। इसमें हल्द्वानी और गंगनाथ स्थानों के नाम आते हैं, उल्लेख किया गया है। अगर पात्रों की बात करें इसमें, तो पात्र कौन कौन है, तो पहला पात्र है गुसाई, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, और जो पूर्व सैनिक हवलदार है। वो हवलदार क्यों बनता है, क्योंकि वह अपने गांव में धर्म सिंह नाम के फौजी को देखता है, और उसकी पैंट को देखकर उसका मन होता है कि वह भी इस तरह की जो है पैंट पहने, और उसी अपने सपने को पूरा करने के लिए वह फौज में भर्ती होता है। ठीक है, उसका कोसी के किनारे घट है मतलब जिससे चक्की है जिसमें आटा पीसा जाता है, वो कहाँ बनाता है, कोसी के किनारे। ठीक है, उसके बाद है लक्ष्मा कौन है, गुसाई की प्रेमिका है, जो कि वर्तमान में विधवा है, एक पुत्र की माँ है, परंतु स्वाभिमानी स्त्री है। ठीक है, वो अब अपने मायके में रहती है, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने उसकी पति की मृत्यु के पश्चात उसको वहाँ से निकाल दिया है। इसी से जो है पहले गुसाई प्रेम करता था। ठीक, आगे है किशन सिंह कौन है, सिपाही है एक। किशन सिंह से ही जो है गुसाई को पता चलता है कि लक्ष्मी का विवाह राम सिंह अथवा रमुआ, ठीक है, याद रखना है आपको, राम सिंह को ही रमुआ कहते हैं, राम सिंह अथवा रमुआ से हो गया है। गुसाई कितने वर्ष बाद आता है, तो गुसाई 15 साल बाद जो है सेना से
आता है। वो 15 साल सेना में रहता है और जब गाँव आता है तो उस दिन क्या होता है, बैसाख होता है। बैसाख में जो है वो अपने गाँव में वापस आता है। इस कहानी में गंगनाथ का भी ज़िक्र किया गया है, क्योंकि जो गुसाई है वो काफ़ी दुखी है इस बात से कि लक्ष्मण ने किसी और से शादी कर ली है, जबकि उसने उससे वादा किया था कि वो उसी से शादी करेगी। लेकिन जब वो सेना में भर्ती हो जाता है और कुछ समय बाद आता है तो उसे पता चलता है कि लक्ष्मण की शादी हो चुकी है। तो इसमें जो है गंगनाथ के जागर का ज़िक्र किया गया है, ताकि उसमें जो वो जाकर प्रायश्चित कर ले, क्योंकि ऐसा माना जाता है वहाँ पे इस कहानी में कि गंगनाथ के जागर में स्नान करने से आपके जो है पाप धुल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली कहानी है तीसरी कसम। तीसरी कसम उफ मारे गए गुलफाम 1959 में प्रकाशित हुई है। फणीश्वर नाथ रेणु इसके कहानीकार है और 1921 में जो है उनका जन्म हुआ है। ठीक है, अगर बात करें हम तीसरी कसम की, तो यह तीसरी कसम कहानी संग्रह में संग्रहित है। तीसरी कसम कहानी संग्रह ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। तीसरी कसम और लाल पान की बेगम दोनों एक ही कहानी संग्रह में संकलित हैं। ठीक है, आगे है आंचलिक कहानी है और प्रेम की पीड़ा का इसमें वर्णन किया गया है। 7 साल तक लगातार मेले की लदनी लादी है किसने, कहानी के मुख्य पात्र ने, जिसका नाम क्या है, हीरामन, जिसका मुख्य जो है नाम है। मूल कथा में क्या है कि नायक जो हीरामन है उसने 3 कसम खाई है और उन 3 कसमों की ही इर्द गिर्द इस कहानी का कथानक घूमता है। तो उसकी 3 कस्में कौन सी है आपसे पूछा जा सकता है। तो पहली कसम थी उसकी कि चोरी का सामान गाड़ी में नहीं रखना। दूसरी कसम बांस की लदनी नहीं करेगा और तीसरी कसम नाटक कंपनी वाली को गाड़ी में नहीं बिठाएगा। तो ये 3 कसम है जो वो खाता है। ठीक है, वो जो है अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करता है, अपने बैलों से और अपनी गाड़ी से ही करता है। अगर आपसे पूछा जाए हीरामन का जो है आयु क्या है, तो हीरामन 40 वर्ष का हट्टा कट्टा नौजवान है जो कि रंग में काला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, उसका रंग काला है और उसको अपनी गाड़ी और बैलों के सिवा किसी में रुचि नहीं है। दूसरी पात्र है हीराबाई, जो कि एक इस कहानी की नायिका है और मथुरा कंपनी की नचनिया है, मथुरा कंपनी की औरत है। ठीक है, और हीरामन को वो अपना उस्ताद मानती है। तो ये है महत्वपूर्ण पात्र हीरामन और हीराबाई। अगर गौण पात्रों की बात करें तो गौण पात्र कौन है, लाल मोहर, धुन्नीराम, पलटदास, लहसनवा। और लहसनवा कौन है, लाल मोहर का नौकर है। इसके अलावा मुनीम, दरोगा, नेपाली, दरबान और काले कोट वाला व्यक्ति। तो ये कुछ गौण पात्र है जिनका जिक्र इस कहानी में किया जाता है। इस कहानी में कुछ स्थानों का भी जिक्र किया गया है, आपको पता है अब स्थान भी पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से स्थानों के नाम आए हैं, विराटनगर, फरबिसगंज, खरेहिया शहर, चंपानगर, ठीक है, सिंधिया गांव, कानपुर। कानपुर में क्या है, हीराबाई का घर है। इसके अलावा तेगसिया, छत्तापुर, 25, मदनपुर, बिसनपुर, हरिपुर, नननपुर, मीना बाजार और बनेली मेला। तो ये कुछ स्थान है जिनका जिक्र इस कहानी में किया जाता है। इसके अलावा इस कहानी में 2 नाटक कंपनियों का जिक्र है, एक है रौती कंपनी और दूसरी है मथुरा मोहन कंपनी। रौती कंपनी को छोड़कर जो है हीराबाई मथुरा मोहन कंपनी को ज्वाइन करती है, जिसकी वजह से जो है इन दोनों कंपनियों में लड़ाई हो जाती है। ठीक, आगे देखिए कहानी का मूल संवेदना क्या है। कहानी की मूल संवेदना प्रेम है। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी के सफ़र के द्वारा लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित प्रेम को व्यक्त करने वाली ये कहानी है। ठीक, अगली कहानी है पिता। पिता कहानी किसने लिखी है, ज्ञान रंजन ने लिखी है। प्रकाशन वर्ष उसका 1968 है। कहाँ प्रकाशित हुई थे, पहल पत्रिका में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। पिता कहानी की अगर मैं कहानी संग्रह की बात करूँ तो पिता कहानी जो है कहानी संग्रह फैंस के इधर उधर में 1968 में प्रकाशित हुई है। और फैंस के इधर उधर कहानी में कितनी कहानियाँ संग्रहित हैं, 12 कहानियाँ संग्रहित हैं। ठीक है, पिता की कहानी की अगर मुख्य बिंदुओं की बात करूं कि इसमें मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, तो एक तो इसमें नए पुराने मूल्य और संस्कारों की टकराहट को दिखाया गया है, उसका बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण किया गया है। दूसरा, आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार में पीढ़ीगत संघर्ष और द्वंद्व का चित्रण है। इसके अलावा पिता ने जो है 35 वर्ष तक रामायण और गीता का पाठ किया है नियम से। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परीक्षा में आ चुका है कि रामायण और गीता का पाठ कितने वर्षों तक किया था। तो 35 वर्षों तक जो है उन्होंने रामायण और गीता का पाठ नियमबद्ध रूप से किया है। इसके अलावा सुधीर कोट का कपड़ा खुलदाबाद से लेके आता है, ये भी आपको
याद रखना है। ठीक है। वायुसेना में नौकरी करने वाला कप्तान भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा 2 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहता है। ठीक है। अगर बात करें हम इसकी जगह की, तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है जिनका वर्णन आया है, तो एक तो है धूमनगंज, दूसरा खुलदाबाद और तीसरा है कोलकाता का एंडरसन हॉल। अब देखते हैं इसके पात्र। सबसे पहले तो पिता ही हैं, ठीक है, जो कि मुख्य पात्र है। इसके बाद सुधीर, जो कि पुत्र है और कथा कहने वाला है, जिसके माध्यम से जो है हमें कहानी सुनाई जा रही है। कहाँ रहता है वो? श्यामनगर निवासी है। ठीक है। पिता जिद्दी व्यक्ति हैं, कलकत्ता के हॉल एंडरसन के सिले कपड़े कोट पहनते हैं। ठीक है। जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले हैं, वो सिर्फ जो है मौलिक जो है आवश्यकता को ही पूरी करना सही समझते हैं। उन्हें जो है ऐश्वर्य वाली जीवन की जो सुविधाओं हैं उनसे चिढ़ होती है। इसी वजह से जो है उनकी अपनी संतान के साथ नहीं बनती और उनकी संतान उनसे खफा रहती है और पिता अपनी संतान से खफा रहते हैं। ठीक है। गौण पात्र की अगर हम बात करें तो देवा, जो कि सुधीर की पत्नी है, कप्तान भाई, जो कि वायुसेना में कार्यरत है, बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाता है, और इसके बाद दादा भाई। तो ये इनके 3 बच्चे हैं, एक सुधीर, एक कप्तान भाई और एक दादा भाई। ठीक है। और बहन की जिक्र होता है। तो ये कुछ कहानी के पात्र हैं टोटल। सबसे पहले सुधीर, जिसके द्वारा कहानी कही जा रही है, उसके पिता, उसका भाई देवा, उसका दूसरा भाई कप्तान भाई और दादा भाई। ठीक है। और उसकी बहन का भी इसमें जिक्र है। अगली कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, 1970 में प्रकाशित हुई है। हरिशंकर प्रसाई जी की ये व्यंग कहानी है। अगर कहानी की मैं बात करूं, कौन सी कहानी संग्रह में है, तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह में इसको प्रकाशित किया गया है, जिसमें 24 कहानियों का संग्रह किया गया है। पात्र की अगर हम बात करें तो इंस्पेक्टर मातादीन इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, और वो क्या है? सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जिन्हें एमडी साहब कहा जाता है। इसके बाद कोतवाल चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल। ठीक है। ये 2 मुख्य पात्र है। जो कोतवाल है वो भारत जो है धरती पर इंस्पेक्टर मातादीन को लेने आते हैं। गौण पात्रों में है अब्दुल गफूर, जो कि एक मुंशी है, बलभद्र और रामस जीवन, दोनों हवलदार हैं। ठीक है। आगे है हम क्या करें सब ऊपर से हो रहा है। इस कथन के प्रयोग का प्रभावशाली व्यंग है। इसमें जो है ये हम क्या करें सब ऊपर से हो रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसी से जो है व्यंग किया गया है हरिशंकर प्रसाई जी के द्वारा, क्योंकि सरकारी जो महकमा होता है, सरकारी जो होता है, वो क्या कहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा तकिया कलाम होता है कि हम क्या करें सब ऊपर से होता है। तो इसी को केंद्र बिंदु बनाया है हरिशंकर प्रसाई ने इस कहानी में। जब भी कोई गड़बड़ होती है या फिर किसी तरह का प्रश्न आता है, तो क्या कहा जाता है कि हम क्या करें सब ऊपर से हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा इस कहानी में भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था को दिखाया गया है, और पुलिस की जो है कार्यवाही है उस पर भी व्यंग किया गया है, कार्यशैली पर व्यंग किया गया है। पुलिस जो है विज्ञान को नकारने पर व्यंग किया गया है, और निर्दोष को दोषी करार देने पर भी व्यंग किया गया है, क्योंकि पुलिस क्या करती है कि पुलिस जो है निर्दोष को दोषी करार दे देती है। इस कहानी में जो है ये व्यंग प्रधान कहानी है, लेकिन इसमें साथ में ये हास्य व्यंग कहानी है। ठीक है। व्यंग कहानी नहीं है, हास्य व्यंग कहानी है। और आज की अंतिम कहानी है अमृतसर आ गया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1973 में है, जो भीष्म साहनी जी ने लिखी है। इस कहानी का प्रकाशन पटरियों कहानी संग्रह में संकलित है, जिसमें 14 कहानी है। ठीक है। पटरियां है इसका, ये गलत लिख गया है। पटरियां कहानी संग्रह है जिसमें यह संग्रहित है, और उसमें कितनी कहानियां संकलित हैं? 14 कहानियां संकलित हैं। यह मैं शैली में लिखी गई कहानी है। ठीक है। कब लिखी गई है ये कहानी? भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिकता नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर घटनाओं से व्यक्त करती हुई कहानी है। तो ये कहानी भी किस पे है? भारत पाक विभाजन पर आधारित है। इसके अलावा और कौन सी कहानी है जो भारत पाक विभाजन पर आधारित है? तो साहनी की सिक्का बदल गया कहानी भी भारत पाक विभाजन पर आधारित है। ठीक है। इसमें सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु, जिसमें भाईचारे और मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। इसके बाद शुरू में खुशनुमा माहौल होता है, लेकिन बाद में वातावरण जो है वो भयाक्रांत हो गया। शायद सबको दंगे की आहट थी, यानी कि जब कहानी शुरू होती है तो सब कुछ
खुशनुमा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वातावरण बदल जाता है और वो बहका वातावरण हो जाता है खुशनुमा से बदल कर। अब बात करते हैं इसके पात्रों की। तो इसमें कौन कौन से पात्र हैं? तो सबसे पहले तो कथावाचक है, ठीक है। उसके बाद दुबला बाबू, जो कि कथावाचक का सहयात्री है और लेखक को जो देखने में पेशावर का लगता है। इसके अलावा डिब्बे के 3 पठान, जो अपने इलाके में दुबला बाबू का मजाक उड़ाते हैं और जब उनका इलाका ख़त्म होता है तो वो जो है डरने लगते हैं और दुबला बाबू उन पर हावी हो जाते हैं, ठीक। अगर गौण पात्रों की हम बात करें तो सरदार लाम जो कि लाम के दिनों में लड़ाई में भाग ले चुके हैं, विनोद प्रिय हैं, खुद ही बात कहते हैं और खिखी करके वो हंसते रहते हैं, जो पठान और दुबला बाबू को लड़ने से रोकते हैं। इसके अलावा एक बुढ़िया का जिक्र है, जो कि नेक दिल स्त्री है। वह ट्रेन में जब नहीं चढ़ने देते हैं यात्रियों को, तो वह जो है डिब्बे के यात्रियों से विनम्र निवेदन करती है कि वह उन्हें चढ़ने दे डिब्बे में और वो उनके पास बैठ जाएंगे जो चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भिश्ती का जिक्र हुआ है। भिश्ती क्या है? दंगाइयों के बीच यात्रियों को पानी पिलाने के लिए आता है। अगर स्थानों की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से स्थानों का नाम आया है? तो पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर और हरवंशपुरा। ये कुछ नाम हैं स्थानों के जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं इस कहानी में, जिनका नाम आया है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें कि हमने बाकी बची हुई कहानियों का जो है शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन किया है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपका कोई सुझाव है, आप किसी विषय पर चाहते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है 2-3 दिन में है, तो आप मुझे बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो ले आऊँगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें।